हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने लास्ट क्लास के चैप्टर को कंट्रोलिंग को रिवाइज कर लिया होगा। और जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि आप सारे चैप्टर्स को रिवाइज करिएगा। आई होप कि आप सभी ने उसको रिवाइज कर लिया होगा, तभी आप हमारी वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज हम कंटिन्यू करते हैं अपना हमारा चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप ब्रेक लेना चाहते हैं तो 5 मिनट्स का ब्रेक लें, बट इसको पूरा देखें। अगर आप पूरा देखेंगे तभी आपको पूरा चैप्टर समझ आ पाएगा। तो आज हम बात करते हैं अपने चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है? इट रेफर्स टू द एफिशिएंट एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब उतना फाइनेंस, मतलब उतनी मनी रेस करना जितनी आपको क्या हो, ज़रूरत हो। एफिशिएंट एक्विजिशन मतलब जितनी ज़रूरत हो ऑफ फाइनेंस, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ अ कंपनी। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है कि आप उतना ही पैसा रेस करें जितनी आपको ज़रूरत है, ठीक है, और उसका पूरी अच्छे तरीके से क्या करें, यूटिलाइज करें, सही तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करें, और जितना पैसा आपके पास है उसको सरप्लस बनाने के लिए, ताकि हमारी जो कंपनी है वो क्या करे, स्मूथली रन कर पाए। उसी को क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उतना ही पैसा रेस करना जितनी हमारे को ज़रूरत होना, और उसका फुली यूटिलाइजेशन करना। ऐसा नहीं कि हमारे को सपोज 10 लैक्स की ज़रूरत है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन हमने रेस कर लिए 15 लैक्स, तो हमारे को उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा और हम उससे क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जा सकती है। तो ऐसा ना हो। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी ऑफ शेयर होल्डर्स। अब क्या है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसका मेन मोटिव है कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनकी वेल्थ को क्या करना, बढ़ाना। अब सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा प्रॉफिट निकल के आता है उसमें से सबसे पहले क्रेडिटर्स, ठीक है, बिल पेबल, इन सब की पेमेंट होती है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम पेमेंट करते हैं। देन जितना भी पैसा बाकी बचा होता है वो किसको देते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो जितना ज़्यादा पैसा हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी उसका प्रॉफिट होगा, ठीक है। जैसे स्कूल है, स्कूल क्या करता है कि अपने बच्चों की रैंकिंग को अच्छा चाहता है, उनके बच्चे क्या है, अच्छे मार्क्स स्कोर करे, तो कहीं ना कहीं उसका अपना भी एक मोटिव होता है। अगर वो ऐसा करेगा तो उसके पास अपने भी स्टूडेंट्स आएंगे और उसकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसका मेन मोटिव क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। सबसे मेन मोटिव होता है कि जितने से ज़्यादा ये प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाए उतना ज़्यादा करे। सेकंड आता है मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। अब इसके पास क्या है, कैश की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है, कैश इसके पास होना चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए, ताकि ये अपने आने वाले कोई भी खर्चे हों डेली बेसिस के, उसको क्या करे, पे ऑफ कर पाए। ऐसा ना हो कि इसके जो क्रेडिटर्स हैं, बिल पेबल है, उनकी पेमेंट ये ना कर पाए। थर्ड पॉइंट आता है मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स विद क्रेडिटर। अब जितने भी हमारे क्रेडिटर्स हैं, बिल पेबल हैं, उनकी टाइम टू टाइम क्या करना, पेमेंट करना, ठीक है, उनको सेटलमेंट करना। ऐसा ना हो कि वो आके खड़े हो जाएं और हमारे पास सही तरीके से हमारा कैश ना हो। फोर्थ पॉइंट आता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अब जितना भी हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, मतलब जो हमारा पैसा है उसको क्या करें, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें। ऐसा ना हो कि हमने ज़्यादा मनी रेस कर लिया और हमारे को फिर उसका इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, या हमने कम मनी रेस करी तो उससे हमारा काम नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, हमने अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था क्या, प्लानिंग। तो उसमें क्या पढ़ा था हमने, डिसाइडिंग इन एडवांस। क्या करना, पहले से ही डिसाइड करना कि हमारे को कितना स्पेंड करना है, हाउ मच टू स्पेंड, ऑन व्हाट टू स्पेंड, किस पर स्पेंड करना है, अकॉर्डिंग टू द फंड एट योर डिस्पोजल। डिस्पोजल मतलब जितना पैसा हमारे पास है उसमें से हमारे को किस चीज़ पे कितना स्पेंड करना है, ये देखना। इट इंक्लूड्स डिटर्मिनेशन ऑफ फंड रिक्वायर्ड बाय एन एंटरप्राइज टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन स्मूथली। अब उतने पैसे का ही अरेंज करना, ठीक है, उतने पैसे को ही यूटिलाइज करना जितने में हमारी ऑपरेशन, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने सारे काम को अच्छे से कर पाए, ठीक है। इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, कि अपने मनी को, अपने फाइनेंस को किस तरीके से स्पेंड करना, किस चीज़ पे स्पेंड करना, ताकि क्या हो सके, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंस की। फर्स्ट पॉइंट आता है इट फैसिलिटेट्स कलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम फंड। अब जितने फंड की हमारे को रिक्वायरमेंट है हम उतना ही फंड लें। सपोज हमारे को 15 लैक्स की रिक्वायरमेंट है तो हम 15 लाख को ही रेस करें।
ऐसा ना हो कि हम 20 लाख को रेस करें तो भी हमारे लिए दिक्कत है, हमारे को उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और ऐसा ना हो कि हम क्या करें 10 लाख रेस कर लें, 10 लाख रेस करने से हमारा जो 15 लाख की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो क्या करें, हम एग्जैक्ट फंड को रेस करें। नेक्स्ट सेकंड आता है इट हेल्प्स इन फिक्सिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, डेट और इक्विटी। तो हमारे को ये देखना है कि हमारे को कितनी डेट लेनी है और कितनी इक्विटी हमारे को अपनी स्प्लिट करनी है, ठीक है। इसके बीच में क्या करना, स्ट्रक्चर बनाना एक मोस्ट अप्रोप्रिएट। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। इसको तो हमने बेसिक से समझ लिया, अभी आगे डिटेल में बात करेंगे। कुछ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम अपनी इक्विटी और डेट का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्प्स इन इन्वेस्टिंग फाइनेंस इन राइट प्रोजेक्ट। अब जब हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे, अपने फाइनेंस को सही तरीके से मैनेज करेंगे, तो हम राइट प्रोजेक्ट में क्या कर पाएंगे, फाइनेंस कर पाएंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। अपने फाइनेंस को राइट प्रोजेक्ट में लगा पाएंगे ताकि हमारे को हायर रेट ऑफ रिटर्न मिल सके। नेक्स्ट आता है हेल्प्स इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। जब हम फाइनेंस का मैनेजमेंट करेंगे तो क्या होगा, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, जहां हमारी कोई रिक्वायरमेंट होगी हम वहीं फंड्स को क्या करेंगे, रेज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। अब क्या होगा, कभी कभार क्या होता है, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब अपने फाइनेंस को रेज कर लेते हैं, तो हम सही तरीके से अगर फाइनेंस को मैनेज करेंगे तो आने वाली जो फ्यूचर है उसमें जितने भी रिस्क हैं, जितने भी कलामिटीज़ हैं, जितनी भी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है, हम उनसे क्या हो पाएंगे, बच पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इट लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर। अब ये क्या करता है, हमारे फ्यूचर को प्रेजेंट से लिंक करता है। अगर आज हमने ज़्यादा पैसे को रेस कर लिया, ठीक है, मनी का वेस्ट कर दिया, तो आने वाले फ्यूचर में हमारे को उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल डिसीजंस। द फाइनेंस फंक्शंस रिलेटेड टू थ्री मेजर। अब जितने भी फाइनेंस मैनेजर होते हैं वो तीन तरीके के डिसीजन लेते हैं। सबसे पहला आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कितना पैसा हमारे को किस चीज जगह पे इन्वेस्ट करना है ताकि हमारे को हायर रेट ऑफ रिटर्न मिल सके। राइट प्लेस टू इन्वेस्ट, कंसीडर ऑल द फैक्टर्स। अब इसके अंदर कुछ फैक्टर्स आते हैं, ठीक है, कहाँ हमारे को इन्वेस्ट करना है, क्या रिस्क है, क्या लेबर है, ये सारी चीज़ें। तो अब हमने बात कर लिया हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसको एक और नाम से जाना जाता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ठीक है। अब हमने ये बात कर ली बेसिक, अब इसके फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से क्या फैक्टर्स होते हैं, उसी के हिसाब से हमारे को क्या करनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट करनी होती है। फर्स्ट आता है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमने जैसे देखा क्या कि डेली बेसिस पे कुछ खर्चे होते हैं, सैलरीज पे करना, रेंट पे करना, ठीक है, और एक्सपेंसिव, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसिव, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस। तो डेली बेसिस पे अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने फंड्स हैं कि वो डेली बेसिस पे अपने खर्चों को पूरा कर सकती है, तो हमारे को क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज हमारे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये देखना चाहिए जहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे को उससे रिटर्न कितना मिल रहा है। अगर हमारे को कम रिटर्न मिल रहा है तो हमारे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हमारे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिल रहा है तो हमारे को क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है रिस्क इन्वॉल्व। अब उसमें रिस्क भी होता है, अगर हम ज़्यादा इन्वेस्ट कर देंगे तो क्या होगा, हमारा रिस्क बड़ा होगा। अगर हम इन्वेस्ट कम करेंगे, ठीक है, तो ये भी देखना कि हमारा रिस्क कितना है, उसी हिसाब से क्या करना, इन्वेस्ट करना, अदरवाइज इन्वेस्ट ना करें। फोर्थ आता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। अब इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया होता है कि हम जिस चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ सही है या फिर नहीं। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे रॉ मटेरियल अवेलेबल है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम कर रहे हैं वहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है, मेंटेनेंस अवेलेबल है, रिपेयर कॉस्ट अवेलेबल है, सर्विस अवेलेबल है, तभी हमारे को क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के तभी हमारे को उस ऑर्गेनाइजेशन में उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अब सेकंड बात करते हैं फाइनेंशियल डिसीजन, क्या करना, अपने मनी को कैसे रेस करना, ठीक है। ओनर फंड किसे बोलते हैं, डेट। हम जो डेट इशू करते हैं, जो लोन लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ओनर फंड। बोरोड फंड क्या होता है, जो हम इक्विटी इशू करते हैं, अपनी कंपनी की इक्विटी दूसरे शेयर होल्डर्स को क्या करते हैं, दे देते हैं। अब इसके भी कुछ फैक्टर्स होते हैं कि हम अपने पैसे को कैसे रेस करें, क्या रिक्वायरमेंट्स, क्या फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट आता है कॉस्ट। अब अगर हमारी जो डेट इशू करने की कॉस्ट ज़्यादा है तो क्या करेंगे, हम डेट इशू नहीं करेंगे, इक्विटी इशू करेंगे, ठीक है। डेट पे हमारे को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इक्विटी पे अपनी परसेंटेज ऑफ इक्विटी को स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी कम हो हम उसी को सिलेक्ट करेंगे और उसी के हिसाब से क्या करेंगे, उसी चीज़ को इशू करेंगे। अगर डेट पे हमारे को इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है तो हम इक्विटी इशू करेंगे। अगर इक्विटी
की परसेंटेज कम है तो हम क्या करेंगे, डेट इशू करेंगे। समझ आ गया? एक बार दोबारा से समझते हैं। सिंपल, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में दो स्ट्रक्चर होते हैं, डेट और इक्विटी। ठीक है, डेट का मतलब क्या करना, हम अब दूसरों वाली कंपनी से क्या कर रहे हैं, डेट मीन्स लोन ले रहे हैं। ठीक है, और इक्विटी मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी प्रॉफिट परसेंटेज है, अब हमारी इक्विटी है, हम वो क्या कर रहे हैं, दूसरी कंपनी को दे रहे हैं। मतलब कि हम दूसरी कंपनी को अपनी कंपनी का उतने परसेंट का मालिक बना रहे हैं। जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा किसको देंगे, हम दूसरी कंपनी के, जितना भी हमने परसेंटेज अपना स्प्लिट किया है। समझ आ गया होगा? तो फर्स्ट पॉइंट की हमने बात कर ली, जिसकी भी कॉस्ट कम होगी, चाहे डेट की होगी चाहे इक्विटी की होगी, हम उसी को सिलेक्ट करके उसी को इशू करेंगे। नेक्स्ट, कैश फ्लो पोजीशन। अब हमारी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अगर अच्छी है, अगर हम डे टू डे एक्सपेंसेस को बियर कर सकते हैं, ठीक है, जो रेंट आ रहे हैं, सैलरी, ये सारी चीज़ें, तो हमारे को क्या करना चाहिए, डेट इशू करना चाहिए। क्या करना चाहिए, डेट इशू करना चाहिए। अदरवाइज अगर हमारी जो कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन है वो अच्छी नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को बियर कर सकें, तो हमारे को क्या करना चाहिए, इक्विटी इशू करनी चाहिए। उससे क्या होता है, हम अपनी कंपनी का उतने परसेंटेज का मालिक किसी दूसरी कंपनी को बना रहे हैं। ठीक है, जितना ही प्रॉफिट होगा उतने परसेंटेज हमारे को उस दूसरी कंपनी को देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब शेयर इशू करने का एक्सपेंस। ठीक है, शेयर को जब इशू करते हैं तो बहुत सारे एक्सपेंस आते हैं, अंडर राइटर्स, ब्रोकर्स, कमिश्नर्स, ठीक है, सेबी, इन सारी चीज़ों में क्या होते हैं, हमारे जो पैसे इन्वेस्ट होते हैं। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखने हैं। अगर हम डेट इशू कर रहे हैं, डेट का अगर खर्चा ज़्यादा है, उसको इशू करने का खर्चा ज़्यादा है, तो इक्विटी को इशू करेंगे। अगर इक्विटी को इशू करने का खर्चा ज़्यादा है तो क्या करेंगे, हम डेट को इशू करेंगे। समझ आ गया? नेक्स्ट आता है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। अगर हमारी मार्केट में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई है, तो क्या होगा, लोगों की डिमांड ज़्यादा होगी। अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, इक्विटी इशू करेंगे। ठीक है, क्योंकि लोगों के पास पैसा होगा। सेकंड आता है डिफ्लेशन। अगर डिफ्लेशन के टाइम पे क्या होगा, हमारी डिमांड कंट्री में क्या होगी, कम होगी, तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो लोग क्या कहेंगे, सेफ साइड। ठीक है, सेफ साइड चाहेंगे, तो हम उस टाइम पे हम क्या करेंगे, डेट इशू करेंगे। फिफ्थ आता है हमारा कंट्रोल कंसिडरेशन। अगर हम अपनी और कंपनी पे कंट्रोल चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, डेट इशू करेंगे। अगर हम अपनी अपनी कंपनी पे कंट्रोल नहीं चाहते तो हम क्या करेंगे, इक्विटी इशू करेंगे। ठीक है, अगर हम कंट्रोल चाहते हैं तो क्या करेंगे, डेट इशू करेंगे, नहीं चाहते तो इक्विटी इशू करेंगे, या इन केस ऑफ इमरजेंसी हमारे को क्या करना पड़ता है, इक्विटी को इशू करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब क्या होता है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, जितने भी हमारे जो ऑपरेशंस होते हैं इनकी क्या होती है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। जितनी भी मशीन्स हैं इनकी क्या होती है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। इतना पैसा तो हमारे को लेना ही पड़ेगा। अगर इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है, काम करने की कॉस्ट को ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, हम इक्विटी इशू करेंगे। अगर हमारे फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, डे टू डे खर्चे अगर हमारे कम है तो हम डेट इशू करेंगे। लास्ट पॉइंट आता है हमारा रिस्क। अब अगर हम रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं, ठीक है, डिबेंचर होल्डर है, तो क्या करेंगे, हम हमारा रिस्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डिबेंचर अगर हम इशू करेंगे तो हमारा रिस्क बढ़ जाता है। अगर हम शेयर इशू करते हैं तो हमारा रिस्क कम हो जाता है। तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग अगर हमारे को अपना रिस्क को क्या करना है, कम करना है, तो हम क्या करेंगे, इक्विटी इशू करेंगे। अगर हमारे को रिस्क को अपना बढ़ाना है तो क्या करेंगे, हम डेट इशू करेंगे। समझ आ गया होगा? अब बात करते हैं डिविडेंड डिसीजन। अब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें जो भी प्रॉफिट बचता है, जो हम एम्प्लॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसी को बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, हम कितना हमारे को अपने पास बचाना चाहिए और कितना डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अब इसके भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट। हमारी कंपनी का प्रॉफिट होता है। कॉरपोरेशन टैक्स। अब कॉरपोरेशन टैक्स क्या होता है, जितना भी प्रॉफिट हम क्या करते हैं उसमें से एक हिस्सा अब हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको बोलते हैं कॉरपोरेशन टैक्स। जो भी सेकंड हिस्सा जो भी हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसे बोलते हैं डिविडेंड। अब जो भी बचा कुचा पैसा होता है वो हम अपने पास बचते हैं, कंपनी अपने पास रखती है, उसे बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, कंपनी जो अपना पैसा, जो बचा कुचा पैसा सारी पेमेंट्स करने के बाद, एम्प्लॉयज़ को देने के बाद, शेयर होल्डर्स को देने के बाद जो भी पैसा बचता है वो अपने पास रखती है, उसी को बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, अब इसके कुछ फैक्टर से बात करते हैं। सबसे पहला आता है अर्निंग। अब अगर हमारी अर्निंग ज़्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एम्प्लॉयज़ को। अगर हमारी अर्निंग कम होगी तो हम कम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेकंड, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अगर हमारी अर्निंग की स्टेबिलिटी है, ठीक है, हर साल हमारे को उतनी अर्निंग हो रही है,
अगर हमारी अर्निंग में कमी नहीं आ रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है या फिर उतनी है 2-3 साल से, तो क्या करेंगे हम उतना ही डिविडेंड एम्प्लॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर हमारी कंपनी की डिविडेंड अर्निंग क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है, कभी एक साल में ज़्यादा हो जाती है, किसी साल कम हो जाती है, तो हम अपने डिविडेंड क्या करेंगे, कम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कैश फ्लो पोजीशन। वही सेम क्या कि ऑर्गेनाइजेशन में जो डे टू डे एक्सपेंसेस है, अगर हमारे वो ज़्यादा हैं तो क्या करेंगे हम अपने डिविडेंड को कम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर कैश फ्लो पोजीशन हमारी अच्छी है तो क्या करेंगे हम डिविडेंड ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट आता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। अब अगर हम आने वाले फ्यूचर में हमारे पास ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है, हमारे को दिखाई दे रहा है कि हमारे को अगर हम इस पैसे को बचा के रखते हैं, आने वाले टाइम में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे को इससे हाई रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करते हैं हम अपने डिविडेंड को कम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और रिटेन्ड अर्निंग ज़्यादा करते हैं, ठीक है। रिटेन क्या होता है, हमारा इंक्रीज हो जाता है, जितना भी पैसा है वो क्या है रिजर्व में बचाने लगते हैं। आने वाले टाइम में जैसे हमारे को मशीन्स वगैरह लेनी पड़ेगी तो उस टाइम पे वो पैसा यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन का ये मानना है कि उनका अर्निंग अगर हो अच्छी या फिर ना हो, उनका डिविडेंड वो एम्प्लॉयज़ को उतना ही डिस्ट्रीब्यूट करें। तो अगर उनकी स्टेबिलिटी है तो वो उतना ही करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, अगर उनकी अनस्टेबल है तो वो उतना डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है टैक्सेशन पॉलिसी। अगर हमारा गवर्नमेंट टैक्स रेट ज़्यादा कर रही है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डिविडेंड होगा वो क्या होगा, कम होगा। अगर टैक्स रेट अगर हमारा कम हो जाएगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे ज़्यादा डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, टैक्स रेट इंक्रीज तो हमारा डिविडेंड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर टैक्स रेट बढ़ गया तो हम कम पैसा एम्प्लॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। अगर हमारा टैक्स रेट कम हो गया तो हम एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। ये आपका मेन टॉपिक है, फाइनेंशियल लीवरेज या फिर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब क्या होता है, डेट एंड इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी, ठीक है, डेट इक्विटी लिखा हुआ है, अपॉन है। अब इसमें क्या होता है, अगर हमारा आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अगर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, डेट इशू करेंगे। अगर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है तो हम क्या करेंगे, इक्विटी इशू करेंगे। समझते हैं इसको। अब जैसे कि हमने क्या करा, लोन लिया, अगर हमने लोन लेके वो पैसा किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया और वहाँ से हमारे को ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिला तो हम क्या करेंगे, डेट इशू करेंगे और लोन लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा। अगर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है, हमने जितना पैसा रेस किया अगर हमने दूसरे प्रोजेक्ट में लगाया और उससे हमारे को उतना रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिल पाया, रेट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाया, तो हम क्या करेंगे, इक्विटी इशू करेंगे, ठीक है। मोर डेट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन इनकम वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर ओनली व्हेन। अब जितना ज़्यादा हम डेट इशू करेंगे उससे क्या होगा, शेयर होल्डर की इनकम बढ़ेगी, लेकिन कब, आरओआई इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जितना हमने पैसा इशू करा है हमारे को उस पर रेट ऑन इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, वो क्या है, कम है। और हमारे को जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है दूसरे प्रोजेक्ट में उससे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर हमारा ज़्यादा है तो क्या होगा, हम ज़्यादा डेट इशू करेंगे, उससे क्या होगा, शेयर होल्डर की वेल्थ भी क्या होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट आता है मोर इक्विटी विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन इनकम। जितनी ज़्यादा इक्विटी होगी उतनी ज़्यादा लोगों की इनकम बढ़ेगी, लेकिन कब, जब हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम होगा, किससे, रेट ऑन इंटरेस्ट ऑन डेट, ठीक है। जितना हम डेट इशू करेंगे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, किससे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, तब हम क्या करेंगे, ज़्यादा इक्विटी को इशू करेंगे, उससे क्या होगा, शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी। आरओआई ग्रेटर देन रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मतलब क्या है, जो हमारा आरओआई है वो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा है, तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, डेट बढ़ाएंगे, उससे क्या होगा, हमारा ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। सपोज हमारा 1 रुपये का शेयर है तो क्या हुआ, अगर हमारा वो बढ़ के क्या हो गया, 5 का हो गया, तो हमारे को 4 रुपीज़ का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। उससे क्या हो गया, हमारा अर्निंग पर शेयर बढ़ गया। इसी तरीके से आरओआई डिक्रीज देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है, किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे को ज़्यादा देना पड़ रहा है डेट पे, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है, तो हम क्या करेंगे, इक्विटी इशू करेंगे, उससे भी क्या होगा, हमारा अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। समझ आ गया होगा। इसको नॉर्मल आपको इतना ही ध्यान में रखना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट, अब इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी, मतलब
अगर इसमें से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। अगर हम इसमें से भी टैक्स को माइनस कर देते हैं तो क्या आता है हमारे पास, पीएटी या फिर ईएटी। ईएटी मीन्स अर्निंग आफ्टर टैक्स, पीएटी मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, हमने टैक्स को माइनस कर दिया, हम अपने प्रॉफिट में से क्या आ गया हमारे पास, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसी को क्या बोलते हैं हम, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, क्या बोलते हैं, अर्निंग पर शेयर। अब इसका फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके अंदर दो कैपिटल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, डेट एंड इक्विटी। अब ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला, कैश फ्लो पोजीशन। अगर हमारी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, हम डे टू डे एक्सपेंसेस को बियर कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, हम अपनी इक्विटी को बढ़ाएंगे। ठीक है, इक्विटी इशू नहीं करेंगे। अगर हमारी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो हम क्या करेंगे, डेट इशू करेंगे। नेक्स्ट आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI इंक्रीज देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो हम क्या इशू करेंगे, डेट इशू करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो क्या इशू करेंगे, डेट इशू करेंगे। अगर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो हम क्या इशू करेंगे, इक्विटी इशू करेंगे। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉस्ट ऑफ डेट। अगर अब जो हम डेट इशू कर रहे हैं उसकी कुछ कॉस्ट आती है, जैसे अंडर राइटर, कमिश्नर, ठीक है, और बहुत सारे आते हैं, सेबी, इन सबको हमारे को बीच में क्या देनी पड़ती है, कमीशंस देनी पड़ती है। तो हमारी डेट इशू करने की अगर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो हम क्या करेंगे, इक्विटी इशू करेंगे। अगर हमारी डेट इशू करने की कॉस्ट ज़्यादा नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे, डेट इशू करेंगे। नेक्स्ट आता है टैक्स रेट। अगर हमारा टैक्स रेट बढ़ गया है तो क्या करेंगे, हम डेट इशू करेंगे। अगर हमारा टैक्स रेट कम है तो हम क्या करेंगे, इक्विटी इशू करेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अब क्या है, इक्विटी अगर हमारी बढ़ गई है, इक्विटी की कॉस्ट बढ़ गई है तो हम क्या करेंगे, डेट इशू करेंगे। अगर इक्विटी की कॉस्ट कम है इशू करने की तो हम क्या करेंगे, इक्विटी इशू करेंगे। नेक्स्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट, शेयर इशू के एक्सपेंस अगर ज़्यादा हैं तो हम क्या करेंगे, डेट इशू करेंगे। नेक्स्ट, रिस्क, अगर हमारा रिस्क ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, डेट इशू करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास पैसा अच्छा है तो हम क्या करेंगे, डेट इशू करेंगे। अगर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है तो हम क्या करेंगे, इक्विटी इशू करेंगे। उस टाइम पे हमारा रिस्क क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल। अगर हम कंट्रोल को ज़्यादा रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम डेट इशू करेंगे। अगर हम कंट्रोल अपना नहीं रखना चाहते तो हम क्या करेंगे, इक्विटी इशू करेंगे। नेक्स्ट आता है स्टॉक मार्केट कंडीशन। अगर हमारी स्टॉक मार्केट कंडीशन अच्छी है तो हम क्या करेंगे, इक्विटी इशू करेंगे। अगर हमारी स्टॉक मार्केट कंडीशन, हमारे पास फाइनेंस अच्छा नहीं है तो हम क्या करेंगे, डेट इशू करेंगे। नेक्स्ट आता है रिक्वायरमेंट। अब दो तरीके की रिक्वायरमेंट होती है हमारी। फर्स्ट, फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब ऐसी कैपिटल जो हमारे को अपने एसेट्स को खरीदने के लिए चाहिए होती है, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, इन सब को खरीदने के लिए, इसी को बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। सेकंड आती है वर्किंग कैपिटल, जो हमारे को डेली बेसिस पे रॉ मटेरियल, हमारे स्टॉक, सैलरी, इंटरेस्ट को देने के लिए चाहिए होती है, उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल के कुछ फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट आता है नेचर ऑफ बिजनेस, हमारा बिजनेस कैसा है। अगर हमारा छोटा स्केल पे बिजनेस है, ठीक है, स्मॉल बिजनेस है, तो हमारे को फिक्स्ड कैपिटल की कम ज़रूरत है। अगर बजाय हमारा जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो क्या है, बहुत बड़ा है, तो हमारे को ज़्यादा मशीन्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, लेबर की रिक्वायरमेंट है, तो उससे क्या होगा, हमारी फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिएगी हमारे को। सेकंड आता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर हमारा जो बिजनेस है वो छोटे स्केल पे है तो हमारे को कम फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अगर वही ज़्यादा बड़े स्केल पे है तो हमारे को ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट आता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अब हम टेक्निक कौन सी यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट आती है कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक, मतलब हम मशीन्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो हमारे को ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, बजाय कि हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक, मतलब लेबर्स का यूज़ कर रहे हैं तो हमारे को फिक्स कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अगर हमारे को टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है तो हमारी फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी हमारे को लानी है तो उससे क्या होगी, हमारी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। अगर आने में फ्यूचर में क्या है, हमारे को ग्रोथ दिख रही है तो क्या है, हमारा जो फिक्स कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी तो हमारे को उसी हिसाब से सप्लाई अपनी बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है वर्किंग कैपिटल फैक्टर्स। अब वर्किंग कैपिटल फैक्टर्स भी कुछ होते हैं, ठीक है, उसी हिसाब से हमारे को क्या करना पड़ता है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट आता है लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल।
अब ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है, हम जब से सामान लाए रॉ मटेरियल से लेके उसको फिनिश प्रोडक्ट तक बेचना, तब तक हमारे पास जब तक कैश ना आ जाए, उसी को बोलते हैं पूरी ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, रॉ मटेरियल बनाना, प्रोसेस करना, फाइनल गुड्स करना, सेल करना, फिर हमारे पास कैश आना, बिल रिसीवेबल होना, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑपरेटिंग साइकिल। अगर ये ऑपरेटिंग साइकिल हमारी छोटी है, सपोज एक क्या कर रहा है, समोसे बना रहा है, तो उसका ऑपरेटिंग साइकिल वो आधे घंटे में समोसे बना के रेडी कर देगा। ठीक है, उसका ऑपरेटिंग साइकिल छोटा है, बजाय कि अगर एक एक कार का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, एक कार को बना रहा है, तो वो आधे घंटे में कार को नहीं बना सकता, उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा है, तो उसको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। समझ आ गया। नेक्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस। अगर हमारा बिजनेस कैसा है, अब इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारा होलसेल का बिजनेस है तो हमारे को बंडल के बंडल अपने पास क्या करने पड़ेंगे, अरेंज करने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमारे को वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, हमारे को अपने स्टॉक को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है रिटेलर। अगर हमारी रिटेलर है तो हमारे को स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को रखना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, हमारे को कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट आता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर हमारा लार्ज स्केल पे काम हो रहा है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, अगर कम स्केल पे हो रहा है तो कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट आता है बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन। अब क्या है, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन आ रहा है तो हमारे को क्या है, हमारी कंट्री की डिमांड बढ़ जाएगी, तो उसी हिसाब से हमारे को सप्लाई करनी पड़ेगी, हमारे को उनकी डिमांड्स को पूरा करना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे को ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हमारे को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, डिफ्लेशन में इसका पूरा अपोजिट, वर्किंग कैपिटल की हमारे को कम रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन टेक्निक। अगर जो हमारी लेबर है, ठीक है, अगर हम लेबर का यूज़ कर रहे हैं तो हमारे को कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, सॉरी, अगर हम लेबर का यूज़ कर रहे हैं तो हमारे को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसको सैलरी देना, ये सारी चीज़ें। अगर हम बजाय कि हम कैपिटल टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे को वर्किंग कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। अगर हमारे को फ्यूचर में दिख रहा है कि हमारे को आने वाले टाइम में बूम पीरियड है, हमारी ग्रोथ होने वाली है, तो हमारे को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा लेबर, ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई ग्रोथ ही नहीं है तो हमारे को वर्किंग कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा। ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर था, तो आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।